Good evening, everyone. Is my voice audible to everyone or not? Okay. So I have given you one question कि आपको अल्फा बीटा पायरेनोज सब समझ आ गया था. What is alpha? What is beta? What is capital D? What is small d? And और एक स्टूडेंट का डाउट था कि कैपिटल डी इज माई जब ओ एच मेरा राइट साइड पर होगा फिफ्थ कार्बन पे, मतलब लास्ट सेकेंड लास्ट कार्बन पे जब ओ एच राइट साइड पर होगा आई विल कॉल इट अ कैपिटल डी फॉर्म, और अगर वो लेफ्ट साइड पे होगा आई विल कॉल इट अ कैपिटल एल फॉर्म. ठीक है. और जो स्मॉल डी स्मॉल एल है, स्मॉल डी इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मीन्स इट इज रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड राइट टूवर्ड्स right, and small l is it is rotating the plane polarized light towards left. स्मॉल डी को भी ऑल्सो राइट हम साइन प्लस देते हैं उसकी, बिकॉज उसकी ऑप्टिकल रोटेशन इज पॉजिटिव, वेयरएज स्मॉल एल को हम माइनस के साइन भी डिनोट करते हैं बिकॉज इट रिप्रेजेंट द ऑप्टिकल रोटेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन. नेक्स्ट वन मोर थिंग इज दैट कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल एल ऑलमोस्ट हर फॉर्म का एग्जिस्ट करता है इन्वायरमेंट में. इन्वायरमेंट में कैपिटल डी ग्लूकोज भी है, कैपिटल एल ग्लूकोज भी है, लेकिन जो रोटेशन होती है ना दैट इज स्पेसिफिक कि कोई कंपाउंड मैक्सिमम, कोई जो कंपाउंड होता है वो मैक्सिमम लेफ्ट की साइड रोटेट करता है. जैसे ग्लूकोज जो होता है ना वो स्मॉल डी, मतलब ग्लूकोज की ऐसी फॉर्म भी होती है जो मैक्सिमम केसेस में वो रिवॉल्व करती है द पोलराइज्ड लाइट अराउंड द माय राइट साइड. वो जो स्मॉल डी होता है वो राइट साइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है. बट और ऐसे ही जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज जो एग्जिस्ट करती है एनवायरमेंट में वो एल फ्रक्टोज की, स्मॉल एल फ्रक्टोज की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. तो ऐसा होता है कैपिटल डी और कैपिटल डी कैपिटल एल इन्वायरमेंट में हर कंपाउंड का होता है, लेकिन जो स्मॉल डी स्मॉल एल होता है वो वेरी करता है कंपाउंड का कि इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है. जैसे कि ग्लूकोज जो होता है वो स्मॉल डी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो हमेशा राइट रोटेट करता है, फ्रक्टोज लेफ्ट साइड में रोटेट करता है. सो दिस इज कि सारे स्मॉल डी स्मॉल एल एक कंपाउंड के एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दोनों स्मॉल डी स्मॉल एल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट इन्वायरमेंट में कैपिटल डी कैपिटल एल ग्लूकोज दोनों का एग्जिस्ट करेगा. So they are rotating the light, they itself are not, no, they are rotating the light towards that direction. वो itself they are not rotating, they are rotating that, क्योंकि जो polarized light है वो straight है, और अगर उसको वो राइट की साइड लाइट को रोटेट कर देगा वी विल कॉल इट डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट की साइड रोटेट कर देगा वी विल कॉल इट लीवो रोटेटरी. और लीवो रोटेटरी का ऑप्टिकल रोटेशन इज इन नेगेटिव और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का पॉजिटिव होता है. अल्फा बीटा समझ आ गया. अल्फा बीटा कब होगा? व्हेन इट वुड बी अल्फा बीटा. अल्फा बीटा कब होगा? टेल मी व्हेन इज अल्फा व्हेन इज बीटा. आप कब बोलोगे अल्फा बीटा को? बताओ. अल्फा बीटा मैंने डिस्कस किया था आपके साथ. बताओ फिर क्या था अल्फा बीटा, किसी को याद है? नहीं याद? आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो? आप लोग रिवाइज तो आप ही लोग करोगे ना, मैं तो आके रिवाइज नहीं करा सकती आपको. व्हाई यू डोंट पीपल डोंट रिवाइज द थिंग्स. ने बताया था कि जब ये जो OH जो कार्बोनिल ग्रुप पे जब OH जा रहा है, व्हेन आई एम सेइंग कि मेरा कार्बोनिल ग्रुप पे OH जा रहा है फिफ्थ कार्बन से, पायरेनोज होगा तो फिफ्थ कार्बन से जाएगा. अगर वो जा रहा है राइट, मतलब अगर वो राइट साइड पर जा रहा है आई विल कॉल दिस फॉर्म एज अल्फा, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला रिंग में ऊपर होता है और राइट साइड वाला नीचे होता है. So when I am making a ring form from a chain form, तो अल्फा बीटा एग्जिस्ट करता है. तो पैरानोज में 5 मेंबर रिंग होगी तो फिफ्थ कार्बन का जो OH होगा कार्बोनिल कार्बन पे जाएगा, और वो कार्बोनिल कार्बन पे अगर वो राइट साइड पे जा रहा है तो वो रिंग फॉर्म में नीचे होगा. So I will call it alpha form.
लेकिन अगर यही OH ऊपर चला गया, मतलब ये जो OH ऊपर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे इसको बीटा फॉर्म। और डी ग्लूकोज क्यों है, क्योंकि लास्ट वाले में OH हमेशा दोनों में राइट साइड पर है। डी ग्लूकोज इसलिए बोला क्योंकि OH राइट साइड पर है, ठीक है, फिफ्थ कार्बन का। और अल्फा बीटा कैसे बोला, अगर ये OH इधर जा रहा है तो जो ग्लूकोज बनेगा उसको मैं बोलूंगी अल्फा ग्लूकोपायरेनोज। अगर वो इधर जा रहा है, इस साइड पे जा रहा है, आई विल कॉल इट अ बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। सेम चीज इट विल हैपन इन फ्यूरेनोज। अगर मुझे फ्यूरेनोज बनाना है, दैट इज अ 5 मेंबर्ड रिंग। अब 5 मेंबर्ड रिंग में क्या होगा, 4 कार्बन होंगे और एक O होगा, तो मतलब फोर्थ का जो OH है दैट इज मूविंग टूवर्ड दिस फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन। तो अगर वो राइट साइड पे मूव करेगा, आई विल कॉल इट अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। और अगर ये डी फॉर्म में है और इसको मैं जो फोर्थ वाले को इधर मूव कराऊंगी, आई विल कॉल इट बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। तो ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म होती है, दे आर कॉल्ड एज एनोमर ऑफ ईच अदर। दिस इज द टर्म एनोमर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? जब भी कार्बोनिल कार्बन पे, जो कार्बोनिल कार्बन था, इस केस में कार्बोनिल कार्बन फर्स्ट कार्बन था, तो जब भी कार्बोनिल कार्बन पे, जब हम कार्बोनिल कार्बन की जब हम चेन, जब हम उसकी रिंग फॉर्म बनाएंगे, तो अगर जो चेंजेस होंगे अल्फा बीटा में, दे आर कॉल्ड एज एनोमर। तो एनोमर कब बनता है, जब कार्बोनिल कार्बन को अगर हम चेन बना रहे हैं तो उसके राइट और लेफ्ट में जब बनता है, OH जाता है, उसको हम एनोमर बोलते हैं। तो एनोमर इज अल्फा एंड बीटा फॉर्म, डिफरेंस एट कार्बन 1, और यू कैन से डिफरेंस एट कार्बोनिल कार्बन। और सेम चीज वी विल से कि अगर वो कार्बोनिल कार्बन को छोड़ के किसी और कार्बन पे अगर ऐसा है कि OH इधर है और H इधर है, और दूसरे वाले में H इधर है और OH इधर है, कार्बोनिल कार्बन छोड़ के अगर कोई ऐसा कंपाउंड बनता है, उसको हम एपिमर बोलते हैं। जैसे कि यू हैव टू लर्न कि ग्लूकोज का C2 एपिमर इज मैनोज और ग्लूकोज का C4 एपिमर इज गैलेक्टोज। अब मेरे को ये पॉइंट पता है कि ग्लूकोज का C2 एनोमर मैनोज है, आई कैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज। कैसे, मुझे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है, 1 2 3 4 5 6। 6वें पे CH2OH, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड O, फिर OH H OH OH, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो अगर मैं C2 कार्बन पे 1 2, इस C2 कार्बन पे अगर मैं चेंज कर दूंगी, मतलब यहाँ पे OH है और यहाँ H है, तो मैं अगर C2 कार्बन में यहाँ पे OH कर दूंगी और इधर H कर दूंगी, बाकी सबको सेम रखूंगी, आई विल कॉल इट मैनोज, क्योंकि वो C2 एपिमर है। मतलब C2 कार्बन पे ऑपोजिट कर दो, अगर इस साइड OH है तो उस साइड OH कर दो, इस साइड OH है तो इस साइड OH कर दो। नाउ यहाँ पे C2, यस यस यस। और अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे को गैलेक्टोज बनाना है, आई वांट टू मेक अ गैलेक्टोज, गैलेक्टोज का मीनिंग है ग्लूकोज का C4 एपिमर, तो वही सेम स्ट्रक्चर बनाओ, 3 4 5 6, सबको सेम रख दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कार्बन। यहाँ पे था CH2OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे OH H OH OH। तो फोर्थ कार्बन में राइट साइड पे OH है और लेफ्ट साइड पे H है। अगर वो C4 एपिमर इसका मुझे बनाना है, तो मैं फोर्थ कार्बन पे लेफ्ट साइड पे OH कर दूंगी और राइट साइड पे अगर H कर दूंगी, that would be called as C4 epimer of glucose, which is galactose. Is it clear to everyone what is anomer and what is epimer? You should have to understand the difference between anomer and epimer. किसी भी कार्बोनिल कार्बन के जब ऑपोजिट की अगर हम बात करते हैं कि कार्बोनिल कार्बन के को जब हम चेन में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले कार्बोनिल डबल बॉन्ड था, तो जब मैंने उसको चेन में कन्वर्ट किया तो वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया, एक साइड पे OH है एक साइड पे H है। तो अगर मैं कार्बोनिल कार्बन पे चेंज कर रही हूँ, दैट वुड बी अ एनोमर। और अगर मैं कार्बोनिल कार्बन छोड़ के किसी और कार्बन पे कर रही हूँ, दैट वुड बी अ एपिमर। तो आई होप अब आपको मैनोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, यू कैन मेक इट, बना सकते हो ना।
ठीक है, सो दिस इज अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ माय कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक टॉपिक है, वैसे भी हम मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म मैम, हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट इट इज डेक्स्ट्रो, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दैट इज नॉट, दैट इज अ थिंग दैट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई बाय सीइंग द स्ट्रक्चर, वी हैव टू पुट इट इन अ पोलारीमीटर एंड वी हैव टू सी द रीडिंग। मतलब ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे हमें, हम स्ट्रक्चर देख के, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का देख के स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि ये इसका एपिमर है C4, तो ये गैलेक्टोज है। बट और मैं कैपिटल डी बता सकती हूँ, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड पे है तो ये कैपिटल डी है, लेफ्ट साइड पे तो ये स्मॉल डी है। अगर फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनिल कार्बन जो मैं रिंग फॉर्म बना रही हूँ, अगर उसमें 6 कार्बन है, 6 मेंबर्ड रिंग है, आई विल कॉल इट पायरेनोज। अगर वो 5 मेंबर रिंग है, आई विल कॉल इट फ्यूरेनोज। अगर ऊपर H है और नीचे OH है, आई विल कॉल इट अल्फा डी ग्लूको, अल्फा फॉर्म बोलूंगी। अगर ऊपर OH है और नीचे H है, मैं उसको बीटा फॉर्म बोलूंगी। ये चीजें मैं स्ट्रक्चर देख के बता सकती हूँ, बट आई कैन नॉट बी एबल टू टेल बाय सीइंग द स्ट्रक्चर विच इज द स्मॉल डी एंड विच इज द कैपिटल डी। क्लियर हुआ सबको ये चीजें? आर दीज कॉन्सेप्ट क्लियर टू? ओके, ठीक है। एक चीज और, ये सब चीजें याद रखना, बिकॉज एक और यूनिट है, मतलब इसी में माइक्रोबायोलॉजी में एक यूनिट है जिसके अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के, फैट्स के, प्रोटीन्स के। तो ये सब चीजें आपको वहां हेल्प करेंगी, तभी मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँ ताकि साइड बाय साइड आपको दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएं। So next is the reaction that we have to study is glycolysis, which is also called as EMP path, EMP, Embeden-Meyerhof-Parnas pathway, EMP, Embeden-Meyerhof-Parnas reaction or glycolysis. Glycolysis is a pathway. It is not a cycle. Cycle वो होती है जिसमें सर्कल में घूमता है, मतलब रिएक्टेंट जो है वो हमेशा फिर से फॉर्म हो जाएगा, रिएक्टेंट को हमें बाहर से सप्लाई नहीं करना पड़ेगा, दैट इज अ साइकिल। बट अगर मेरा रिएक्टेंट से एंड प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है, आई विल कॉल इट अ पाथवे। जो स्ट्रेट चेन्स होती है, दे आर पाथवे, वेयर साइकिल वो होती है जिसके अंदर मेरा सर्कुलर में चीजें घूमती है, मतलब एनी हाउ ये अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट था तो एंड में दोबारा बन जाएगा, दिस इज साइकिल। तभी हम क्रेब को साइकिल बोलते हैं, क्रेब साइकिल अभी हम पढ़ेंगे, दैट इज अ साइकिल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पाथवे एंड अ साइकिल। ग्लाइकोलिसिस इज अ साइकिल, इट्स नॉट अ पाथवे। ग्लाइकोलिसिस का काम क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में जब भी ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनना, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनना इज कॉल्ड एज माय ग्लाइकोलिसिस। ऑल दो स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोज से पाइरुवेट की फॉर्मेशन कराने में, दे विल कम अंडर ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, पहली चीज ये, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने में टोटल 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट वी हैव टू लर्न कि कैसे कैसे ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है। जब भी मैं बॉडी में खाना दूंगी तो क्या होगा? आई एम गिविंग द फूड, मेरे पास ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज से के अंदर अगर मैं ऑक्सीजन दूंगी, देयर वुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर। ऐसा होता है नहीं होता? ग्लूकोज को अगर मैं ऑक्सीजन दूंगी, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी? इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो स्टोर हाउस यूनिट होती है। तो ग्लूकोज को जब भी ऑक्सीजन मिलेगी, मतलब हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने से हमें एनर्जी मिल रही है, कैसे मिल रही है? खाना खाने से जब ऑक्सीजन उसे मिलता है तो फाइनल प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर और रिलीजेस द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, और जब हम काम करते हैं और हम उस एनर्जी को यूज करते हैं, so this is the way how we get the energy from the glucose. तो इसको कॉज, ग्लूकोज से क्या होता है? सबसे पहले ग्लूकोज से बनता है पाइरुवेट, फिर पाइरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम एंड फाइनली इट विल रिलीज CO2 एंड वाटर। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है ग्लूकोज से CO2 वाटर बनाना और फिर उससे एनर्जी रिलीज होना। तो पहला स्टेप ग्लूकोज से पाइरुवेट तक बनना, ये जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस और EMP पाथवे।
सेकेंड इज पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना, दैट इज द इंटरमीडिएट स्टेप, ये इंटरमीडिएट स्टेप होता है। नेक्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में जाता है, जिसकी हेल्प से क्रेब्स साइकिल में CO2 रिलीज हो जाती हैं और कहीं ना कहीं एटीपी रिलीज होते हैं, NADH रिलीज होता है। फिर हम क्या करते हैं, उस क्रेब्स साइकिल से एटीपी उठाते हैं और NADH उठाते हैं। एटीपी क्या होगा, वो डायरेक्ट बॉडी में एनर्जी स्टोर कर देगा और जो NADH है उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेके जाएंगे एंड वी विल गॉट व्हाट वी विल गॉट नाउ वी विल गो टू नाउ वी विल गो टू ETC, जिसमें जाके वाटर फॉर्मेशन, ऑक्सीजन से कहीं ना कहीं वाटर बनता है और NADH से ATP बन जाते हैं एंड फाइनली व्हाट वी गेट इज द ATP। तो खाने का टूटना पूरा इज मेड अप ऑफ, ग्लूकोज का टूटना इज मेड अप ऑफ माय फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, जिसको दो भी, हाँ अभी ये सब मैं बताती हूँ, सब अभी बताती हूँ, अभी रुको शिवानी, ये पॉइंट मैं बताऊंगी अभी। तो ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना इज ग्लाइकोलिसिस और EMP, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम का बनना इज इंटरमीडिएट स्टेप, एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाएगा, उससे मेरा CO2 बन जाएंगे, सारे CO2 बन जाएंगे, बट वाटर नहीं बने अभी तक, और कुछ कुछ ATP रिलीज हुए हैं और कहीं कहीं NADH रिलीज हुए हैं, कहीं कहीं पे FADH2 रिलीज हुए हैं। तो फाइनली ATP तो मुझे मिल गया, लेकिन जो NADH और FADH2 मिला था वो ETC में जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो वाटर फॉर्मेशन करेगा और ATP बनाएगा। So this is the whole process which is called as aerobic respiration. Why aerobic? Because there is the involvement of oxygen. This is about the basic एक outline कैसे हमारा ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। Is it clear to everyone? Is it clear to everyone or not? क्लियर है, ठीक है। अभी एक चीज और आती है, जब हम ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, इसमें कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिपेंड करता है कि मेरी बॉडी में ऑक्सीजन है या नहीं है। अगर मेरा लंग्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरी बॉडी में ऑक्सीजन हाई अमाउंट में है, तो तब क्या होगा, ग्लूकोज से हमेशा CO2 वाटर बनेगा ऑक्सीजन यूज करके। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ऐसा हो सकता है इफ माई लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, मेरी बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं है, या ऐसा हो सकता है मैंने इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली है कि मेरी बॉडी को इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब मेरी सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अभी भी मुझे एनर्जी चाहिए है। सो व्हाई आई वांट एनर्जी, अब मुझे एनर्जी तो चाहिए बट ऑक्सीजन नहीं है, तो उस केस में एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है एंड पायरुवेट फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाके it will make my lactic acid. This is anaerobic respiration. So it means glycolysis is the commonmost pathway of both aerobic and anaerobic respiration. दोनों का कॉमन पाथवे है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में भी हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक में भी हो रहा है। दैट मीन्स ग्लाइकोलिसिस डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है अपने आप को पायरुवेट में बनाने में। ये पॉइंट समझ आया सबको? अभी हम सारी साइकिल्स डिस्कस करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट एक अगर आपको आउटलाइन पता होगा तो इजी होगा आपके लिए समझना। सो आई एम जस्ट गिविंग यू फर्स्ट आउटलाइन की कैसे कैसे चीजें हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? मैम इज द aerobic ma'am, is the aerobic that is the formation of lactic acid? Yes, it is common in healthy people when we are exercising. If we are exercising, this is the most common thing. तभी क्या होता है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना, हमें बहुत पेन होता है, हमें
पेन क्यों होता है? वाई वी गॉट पेन? बिकॉज हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और उस लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन की वजह से हमें पेन होता है। बिकॉज दिस पेन, जब भी एक्सरसाइज करते हैं वी हैव अ पेन। इनिशियली हमारी बॉडी जब एक्लेमेटाइज नहीं होती, शुरू शुरू में एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं और हम जिमिंग स्टार्ट करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, हमें बहुत पेन होता है बिकॉज हमारी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं करती, उसको एकदम से उसको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करा देता है क्योंकि उसको एनर्जी तो देनी है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करा देगा। बट जैसे जैसे हम हैबिचुअल हो जाते हैं ना एक्सरसाइज को लेके, तो क्या होता है हमारी बॉडी को समझ आ जाता है दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन, तो हमें लैक्टिक एसिड नहीं बनाना, तुम क्या करो, तुम फैटी जो हमारे फैट डिपॉजिट्स हैं उनको पकड़ पकड़ के उनसे एनर्जी निकालो, तभी हम वेट लॉस करते हैं और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होता और हमारा पेन कम होना शुरू हो जाता है। दिस इज द रीजन कि शुरू में पेन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को पता नहीं है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई है, वो एकदम से डर गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वो क्या करेगा, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की साइड चला जाएगा। बट जब सेम वही चीज बार बार होती है तो हमारी बॉडी को समझ आ जाता है दैट दिस इज अ स्ट्रेस दैट वी आर गिविंग इट। तो अब उसे क्या करना है, उसको ग्लूकोज से एनर्जी नहीं निकालनी, उसको फैट्स को, क्योंकि ग्लूकोज के टूटने से भी एनर्जी मिलती है, फैट्स के टूटने से भी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन के टूटने से भी एनर्जी मिलती है, तीनों के टूटने से एनर्जी मिलती है। और जब मैं बॉडी में एक्सरसाइज कर रही हूँ मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहे ग्लूकोज के टूटने से मिले, चाहे फैट्स के टूटने से, चाहे प्रोटीन के टूटने से। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारी बॉडी का ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है तो शुरू शुरू में हमारी बॉडी को पता नहीं है कि हमें फैट्स को तोड़ना है, तो वो ग्लूकोज को एनारोबिक में ले जाता है, तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन से पेन होती है। जब हमारी बॉडी को पता चल जाता है दिस इज द थिंग दैट वी आर गिविंग इट रेगुलरली, तो पहले वो ग्लूकोज के सोर्स को तोड़ता है और फिर वो फैट्स के सोर्स को तोड़ता है। इसी तरीके से जब फैट्स के सोर्स टूटते हैं तो हमारा वेट लॉस होता है, बिकॉज फैट के टूटने से भी वी गॉट सम एनर्जी, वो एनर्जी हम यूटिलाइज कर लेते हैं। और एट द एंड इज माई प्रोटीन ब्रेकडाउन, तभी बोलते हैं इतना भी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए कि आप इस पोजीशन में पहुंच जाओ योर प्रोटीन स्टार्ट ब्रेकिंग। तभी बोलते हैं कि जो बहुत रिगरस मस्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं दे हैव टू टेक प्रोटीन पाउडर। अगर उन्होंने प्रोटीन पाउडर नहीं लिया, इफ यू डोंट हैव एनी फैट, अगर आपके फैट डिपॉजिट नहीं है फिर भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एनी हाउ वो प्रोटीन से जाएगा। ग्लूकोज खत्म हो गया, फैट्स खत्म हो गए, आप कहाँ से दोगे, प्रोटीन से दोगे, इसलिए उनको बोला जाता है यू शुड टेक द प्रोटीन पाउडर। So this is the basic funda behind why pain occurs when we do the exercise. एक चीज और, अब एक चीज बताओ, लैक्टिक एसिड बन गया, तो लैक्टिक एसिड इज एसिड, एसिड से पीएच कम होगा बढ़ेगा, whether pH decreases in my body or increases, it will decrease। डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस। बट अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज में सिर्फ एक दो दिन की बात है, इट वोंट गोइंग टू हार्म माय बॉडी। बट जब मेरी बॉडी में ऑक्सीजन ही कम है, उसकी वजह से जब लैक्टिक एसिडोसिस होता है तो वो रोज डे बाय डे लैक्टिक कंसंट्रेशन बढ़ती है, मेरा पीएच डिक्रीज होना शुरू करता है, मेरी नॉर्मल फंक्शनिंग खराब होती है। और हम इसीलिए बॉडी में हमेशा जब भी कोई वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है उसका लैक्टेट कंसंट्रेशन देखा जाता है कि व्हाट इज द लैक्टेट कंसंट्रेशन। अगर लैक्टेट बहुत ज्यादा है मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है सेल्स पे, तो दिस इज अबाउट लैक्टिक एसिडोसिस। अभी ये चीज क्लियर हुई कि ग्लाइकोलिसिस is the common step of both aerobic and anaerobic respiration। सबको ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है सबको? ठीक है, देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप कि ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव मी 6 कार्बन। सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस में दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनते हैं, नेट दो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है और दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H प्लस बनता है। ठीक है, दिस इज अ बेसिक रिएक्शन ऑफ माय ग्लाइकोलिसिस कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है तो उसमें 6 कार्बन है
और पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाने पड़ेंगे। So 2 molecules of pyruvate, 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADH. ATP डायरेक्टली बॉडी में स्टोर हो जाएगा, NADH एंड में दोबारा जाएगा ETC में, तब जाके एक NADH का मॉलिक्यूल, टू बी अ मोर प्रिसाइज, अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं, एक NADH का मॉलिक्यूल जब ETC में जाता है, ETC इज माय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जब वो ETC में जाता है, it will produce, to be precise, 1.5 molecules of ATP, to be precise, but we round it off. Oh, sorry, it's three molecules. It's 3, it's 2.5, it's 2.5 molecules of ATP, to be precise. बट अगर हम इसको राउंड ऑफ कर देते तो कहीं कहीं पे 3 molecules of ATP भी लिखा होता है। एंड इन केस ऑफ FADH2 भी मैंने बताया था, इससे भी एनर्जी बनती है जब वो ETC में जाता है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH, टू बी प्रिसाइज 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ये याद रखना, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। लेकिन ये तब तक एनर्जी नहीं देंगे जब तक वो ETC में नहीं जाएगा। ETC के लिए वी रिक्वायर ऑक्सीजन, तभी एरोबिक रेस्पिरेशन में ये यूज होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ही NADH यूज हो पाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे एनारोबिक में, जब हम बात करेंगे ना, तो ये NADH साइकिल में यूज हो जाता है। NADH जब पायरुवेट से लैक्टेट बनेगा ना, तो ये NADH यूज होकर NAD दोबारा बना देगा। वरना क्या होगा, मेरी बॉडी में NADH बनता जा रहा है, अगर मैं इसको NAD में कन्वर्ट ही नहीं करूंगी तो रिएक्शंस कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन पायरुवेट के केस, और ये कब NAD में बनेगा, NADH प्लस H प्लस विल कन्वर्ट इनटू NAD, कब कन्वर्ट करेंगे, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। बट अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो इसको किसी ना किसी तरीके से तो रीजनरेट करना है ना दोबारा NAD में, तो वो पायरुवेट से लैक्टेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होने पे रिलीज हो जाता है। तो इसलिए हमें ETC का रिक्वायरमेंट नहीं होता। अभी हम पढ़ेंगे वो चीज आगे। ये चीज समझ आ गई ना, रिएक्शन समझ आ गया। नेक्स्ट इज, ये जो होता है ग्लाइकोलिसिस, इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है। ये मेरा सेल है, सेल का ये सारा बाहर साइटोप्लाज्म है, ये मेरा न्यूक्लियस है, और यहाँ कई माइटोकॉन्ड्रिया है। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के बाहर की खाली स्पेस होती है, दैट इज माय साइटोप्लाज्म। एंड ग्लाइकोलिसिस विल टेक प्लेस इन माय साइटोप्लाज्म। और बाकी जो स्टेप्स होते हैं, जो पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनना है, और एसिटाइल कोए से क्रेब्स साइकिल बनना है, और ETC होना है, बाकी सब होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में इनर में होता है, आउटर में होता है। बट याद रखना, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, और इस पायरुवेट के बाद जो भी स्टेप होते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन, दे ऑल टेक प्लेस इन माय माइटोकॉन्ड्रिया। ये इतना समझ आ गया। ये टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जितने भी स्टेप्स है ना, 10 स्टेप्स हैं, मतलब 10 एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। इनमें से जो 3 स्टेप्स होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और जो 7 स्टेप्स होते हैं दे आर रिवर्सिबल। जो इरिवर्सिबल होंगे उसके अंदर हमेशा काइनेस तो लगा ही है। हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस बोलते हैं हम, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। जितनों में भी काइनेज कहीं ना कहीं लगा होता है ना, वो सारे ग्लाइकोलिसिस में, बस याद करने का तरीका है, इट इज नॉट कि ऐसा हमेशा होता है, बट ये याद करने का तरीका है कि हेक्सोकाइनेज, जिसको हम ग्लूकोकाइनेज भी बोलते हैं, दूसरा एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और तीसरा एंजाइम पायरुवेट काइनेज। ये तीनों रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होते हैं। Whereas जो बाकी बचे हुए 7 स्टेप्स हैं, 10 में से 3 इरिवर्सिबल, बाकी बचे हुए 7 आर रिवर्सिबल। समझ आ गया ये? अभी मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, काइनेज और फॉस्फेटेज में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेज एंड फॉस्फेटेज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेज एंड फॉस्फेटेज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेज एंड फॉस्फेटेज? मैंने फर्स्ट क्लास में कवर किया था। What was the difference between these two? Release of ATP is called as kinase। देखो, अगर हाँ, मैंने बोला था
बट अगर हम मोर प्रिसाइज करें, अगर हम बात करते हैं ना, तो क्या होता है, काइनेज वो स्टेप, वो एंजाइम होता है जिसके अंदर प्रोटीन में फॉस्फेट को अटैच करते हैं। काइनेज एज लगा हुआ है, मैंने बताया था जहां पे भी एज लगा होगा मतलब वो एंजाइम है। तो काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बन रहा है उसमें फॉस्फेट को अटैच करेगा, इज द काइनेज। और जब सबस्ट्रेट से फॉस्फेट में कन्वर्ट होने पे, फॉस्फेट सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने पे फॉस्फेट बाहर निकलता है, आई विल कॉल दैट एज फॉस्फेटेज। ठीक है, फॉस्फेट को अटैच करना सबस्ट्रेट के ऊपर और उससे प्रोडक्ट बनाना इज काइनेज। और जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने पे फॉस्फेट रिलीज होता है, आई विल कॉल इट फॉस्फेटेज। ये चीज सबको समझ आई? ये चीज सबको समझ आई? एनर्जी यूनिट ये मैंने बता दिया, ये समझ आ गया। एनर्जी यूनिट्स आर एटीपी, एनएडीएच प्लस एच प्लस एंड एफएडीएच2। जो एनएडीएच प्लस एच प्लस होता है उसको 3 या 2.5 एटीपी बोल सकते हैं ईटीसी में जाके, और एनएडीएच से 1.5 बनते हैं। ठीक है, 1.5 और 2 वी कैन से। ईटीसी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ईटीसी का दूसरा नाम होता है जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, हम वी कैन से इट एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इन सब नामों के मीनिंग बताऊंगी मैं, बट अभी थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करो ताकि बाद में चीजें और क्लियर हो जाए। तो ईटीसी का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जब भी डायरेक्ट एटीपी रिलीज होता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना, तो या तो एनएडीएच बन सकता है या एफएडीएच2 बन सकता है या एटीपी बन सकता है। अगर डायरेक्टली एटीपी या जीटीपी रिलीज होगा स्टेप में, जिस स्टेप में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट होने में डायरेक्ट एटीपी रिलीज होगा, वी विल कॉल इट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेकिन एनएडीएच और एफएडीएच2 रिलीज होंगे तो वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, they were called as oxidative phosphorylation। समझ आ गया ये पॉइंट? what is the difference between substrate level phosphorylation and oxidative phosphorylation? ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, OH और N, ये DL सब मैंने डिस्कस कर लिया है। देन वी विल स्टार्ट विद आवर साइकिल। ग्लूकोज के ऊपर इसको हेक्सोकाइनेज को वी विल आल्सो से ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, ग्लूकोकाइनेज का मतलब है ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट लग रहा है, क्योंकि काइनेज लिखा है ना ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्यों? क्योंकि हेक्सो मतलब 6 कार्बन और ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए हम ग्लूकोकाइनेज को हेक्सोकाइनेज भी बोल देते हैं। हेक्सोकाइनेज का मतलब है 6 कार्बन वाला, और ये जो ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला है। तो ग्लूकोज काइनेज का मतलब ये है ग्लूकोज से जब प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर फॉस्फेट जुड़ा होगा। तो ग्लूकोज के अंदर मैंने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में फॉस्फेट अटैच हुआ, मतलब नाम के आगे नाम के बाद काइनेज लगना चाहिए, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। ये समझ आया आपको? व्हाट इज दिस फर्स्ट स्टेप? समझ आया सबको? नहीं आया? और जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लग रहा है मतलब एक एटीपी अटैच हो रहा है, तो डू वी रिक्वायर सम एटीपी? हमें एटीपी चाहिए होगा, एटीपी चाहिए होगा। एटीपी हम देंगे, एटीपी से बनेगा एडीपी और ये फॉस्फेट इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। मतलब वी हैव नॉट रिलीजेस एनी एटीपी, हमने एटीपी को रिलीज नहीं किया, वी हैव कंज्यूम अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, अभी हमने कंजम्पशन करी है। ठीक है, पहला स्टेप समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आई एम मेकिंग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट? दोनों 6 मेंबर्ड कंपाउंड होते हैं, दोनों 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ग्लूकोज इज एल्डिहाइड, मतलब उसके फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है, लेकिन सेम यही स्ट्रक्चर
लेकिन अगर हम सेकंड कार्बन पे लगाते हैं कार्बोनिल ग्रुप, मतलब वो कीटोन बन गया, तो आई विल कॉल इट अ फ्रक्टोज। यहाँ का जो OH था, OH था ना, इसका OH ऊपर चला जाएगा। So this is the difference between glucose and fructose. So what I have done, मैंने ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने में डबल बॉन्ड O को मूव कराया। और मैंने क्या बोला था, जब हम फंक्शनल ग्रुप को मूव करते हैं तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ आइसोमराइजेशन। आइसोमर्स क्या होते हैं, जब हम किसी मतलब मेन एक काइंड ऑफ आइसोमर ये भी होता है जब हम फंक्शनल ग्रुप को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे लेकर जा रहे हैं। So this is the form of isomerization. So what I have said कि इस प्रोसेस में फॉस्फो, क्योंकि इसके ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है, ये ग्लूकोज 6 मेंबर्ड कंपाउंड है, तो फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। समझ आया इसका नाम, इस एंजाइम का नाम फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज क्यों है? आइसोमरेज इसलिए क्योंकि ग्लूकोज से फ्रक्टोज में जाने में कार्बोनिल ग्रुप को फर्स्ट कार्बन से सेकेंड कार्बन पे लेके आ रहे हैं। सो आई एम डूइंग आइसोमराइजेशन रिएक्शन, और इस ग्लूकोज के ऊपर सबस्ट्रेट के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, तो फॉस्फो, और ये जो सबस्ट्रेट है ग्लूकोज 6 मेंबर्ड कंपाउंड है, तो हेक्सोस, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। समझ आ गया सबको? Why this enzyme is called as phosphohexoisomerase? आया या नहीं आया? अब नेक्स्ट स्टेप है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से मैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना रही हूँ। इसका मीनिंग है कि फ्रक्टोज के पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट लगा दो। फॉस्फेट कैसे लगता है, जब भी ये OH होता है ना किसी ग्रुप पे, OH को मैं OP में कन्वर्ट कर देती हूँ, दिस इज फॉस्फेट। तो जब मैंने बोला ग्लूकोज के तो फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनिल है, क्या इसके ऊपर फॉस्फेट लग सकता है? इज इट पॉसिबल कि हम इस कार्बोनिल के ऊपर फॉस्फेट लगा सकते हैं? कार्बोनिल के ऊपर फॉस्फेट लग सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? यस, कैसे लग सकता है बताओ? कार्बोनिल से कैसे लग सकता है फॉस्फेट? मैंने बोला फॉस्फेट लगता है OH का H रिलीज होता है और OP फॉर्म होता है। मैम O का एक बॉन्ड नहीं नहीं हट सकता, नहीं, O का एक बॉन्ड जब हटेगा तब वो, तो वो क्या होगा, तो वो कीटो बन जाएगा। यहाँ पे OH हो जाएगा फर्स्ट पे और सेकंड पे वो चला जाएगा कीटो। कीटोन जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में यही डिफरेंस है कि हम क्या करेंगे, ग्लूकोज में पहले का डबल बॉन्ड O है और सेकंड में OH है ना? और कीटोन में क्या है, फर्स्ट पे OH है और सेकंड में O है। तो मैंने क्या किया, इस O को नीचे ले आई और इस OH को ऊपर ले आई। तो अभी जब OH आ गया फर्स्ट कार्बन में, तो मैं इसको फॉस्फेट बना सकती हूँ। और 6 कार्बन में तो दोनों में ही OH है, 6 कार्बन में तो दोनों में OH है, तो दोनों में फॉस्फेट लग सकता है। इसीलिए मैंने ग्लूकोज में 6 कार्बन पे फॉस्फेट लगा दिया था। ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट नहीं लग सकता क्योंकि OH ही नहीं है, वहां पे डबल बॉन्ड O है। तो मैंने तब इस ग्लूकोज 6 को फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया ताकि फर्स्ट कार्बन पे भी OH आ जाए। और अब जब ये OH आ गया तो फर्स्ट कार्बन फ्री, मतलब वो भी फ्री है। तो मैं अब क्या करूंगी, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, बिस मतलब 2 फॉस्फेट है। हाँ नहीं नहीं, फिर बिस फॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट्स हैं। 2 फॉस्फेट कहाँ कहाँ पे, एक है फर्स्ट कार्बन पे और एक 6 कार्बन पे। फर्स्ट और 6 क्या दोनों पे OH है फ्रक्टोज के? फ्रक्टोज के क्या फर्स्ट और 6 दोनों पे OH है कि नहीं है, ये बताओ? फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में दोनों पे OH है या नहीं है? फर्स्ट और 6 पे है, दोनों पे OH है, इसीलिए मैंने 1,6 बिस फॉस्फेट बना दिया। अभी बताओ इसमें क्या ATP रिक्वायर होगा, नहीं रिक्वायर होगा? फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने में क्या ATP रिक्वायर्ड होगा, नहीं होगा? होगा या नहीं होगा बताओ? 6 था, यस, वन अनदर फॉस्फेट चाहिए मुझे, तो मैं एक और ATP कंज्यूम करूंगी। ATP कंज्यूम करूंगी तो उसमें क्या आ जाएगा, काइनेज। और काइनेज मतलब फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट लगा हुआ है। और अब हेक्सोज है चाहे, बट वो मैं क्या कर दूंगी, फ्रक्टो कर दूंगी, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। ऐसे ही मैं इस एंजाइम को फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज भी बोल सकती हूँ। मोर प्रिसाइज इट वुड बी फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, बट कहीं कहीं पे फॉस्फो हेक्सोकाइनेज भी लिखा होता है। ऐसे ही फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को आई कैन ऑल्सो से फॉस्फोहेक्सोकाइनेज, बट जो मोर बेटर नाम होता है वो होता है हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज।
तीन स्टेप समझ आ गए सबको? आर दीज 3 स्टेप्स क्लियर टू एवरीवन और नॉट? जल्दी बताओ, ये 3 स्टेप्स क्लियर है नहीं है? अब एक चीज और बताओ, इन तीनों में से कौन से एंजाइम इरिवर्सिबल थे? यस वी कैन फॉस्फो, नहीं 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 नहीं, हेक्सोकाइनेस को फॉस्फोकाइनेस नहीं बोल सकते, यहाँ पे फॉस्फेट थोड़ी लगा है। नहीं नहीं, कैसे बोलोगे बताओ, यहाँ फॉस्फेट था, हमने फॉस्फो हेक्सो इसलिए बोला क्योंकि इसके सबस्ट्रेट पे फॉस्फेट है। हमने फॉस्फो फ्रक्टो इसलिए बोला क्योंकि इसके सबस्ट्रेट पे फॉस्फेट है। बट क्या ग्लूकोज के सबस्ट्रेट पे फॉस्फेट है या नहीं है बताओ? नहीं है ना, तो हम इसको फॉस्फोकाइनेज नहीं बोल सकते, बिकॉज सबस्ट्रेट के बेसिस पर हम नाम देते हैं। वी नेम आवर कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। समझ आ गया ये? अभी मेरे को एक चीज बताओ, व्हाट इज द, इन तीन स्टेप में से कौन सा ऐसा स्टेप है जो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? इन तीनों में से कौन से एंजाइम्स इरिवर्सिबल है? हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोएक्सो आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसमें से कौन से इरिवर्सिबल है? क्या कोई स्टेप इसमें से इरिवर्सिबल है? मैंने बताया था ऊपर इरिवर्सिबल कौन से हैं। बताओ जल्दी बताओ, बताओ तो था, बोला तो था जिसमें एटीपी लग रहा है, जहाँ काइनेज लिखा हुआ है वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है, बोला तो था मैंने ऊपर, देखो यहाँ बताया था। देखो मैंने ऊपर ये चीज तो बताई थी कि जिनके अंदर काइनेज लगा हो, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, ये तीनों इरिवर्सिबल हैं, बाकी सारे 7 रिवर्सिबल हैं। नहीं, सारे नहीं, सेकंड वाला क्या था? फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज। सेकंड क्या था? फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज, आइसोमरेज था। रीजन फॉर बीइंग इरिवर्सिबल, ऐसा कुछ रीजन तो देखो मैंने पढ़ा नहीं, बाकी पता नहीं, हो तो कुछ आई डोंट नो, देख के मैं बता सकती हूँ अगर कुछ हो तो रीजन, बट आई डोंट, अभी मेरे को रीजन नहीं पता। मैम काइनेज मीन्स अटैच ऑफ फॉस्फेट एंड रिलीज ऑफ इट, नो 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 नो, काइनेज मीन्स अटैच ऑफ फॉस्फेट, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं अटैच ऑफ एटीपी। काइनेज का मतलब मेन होता है अटैच ऑफ फॉस्फेट, और अटैच ऑफ फॉस्फेट करेंगे सो देयर वुड बी अ यूज ऑफ एटीपी, सो देयर इज अ यूज ऑफ एटीपी एंड अटैच ऑफ फॉस्फेट। आई गेस हो सकता है मैंने शायद लास्ट क्लास में उल्टा बोल दिया था मनीषा, कि काइनेज वुड बी रिलीज ऑफ एटीपी, तो काइनेज वाज नॉट द रिलीज ऑफ एटीपी, इट वाज द यूज ऑफ एटीपी। समझ आ गया? आई गेस मैंने उल्टा बोला था लास्ट क्लास में, मुझे लग रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट फॉस्ट, ठीक है। अभी सबको समझ आ गई? 3 स्टेप नहीं आए? ये 3 स्टेप सबको समझ समझ आए या नहीं आए? आप टोटल अभी 9 लोग हैं और रिप्लाई सिर्फ आई गेस एक ही 2 लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी सबको समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? टेल मी, नहीं आ रहा तो पूछो क्या समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से समझा दूंगी, बट पूछोगे तो आप ही ना। बताओ, कोई और डाउट है तो? वी आर डूइंग इट सो स्लोली बिकॉज इट्स अ न्यू टॉपिक, सो आप लोगों को दिक्कत होगी समझने में, इसलिए मैं जितना स्लोली हो सकता है मैं कर रही हूँ, बट अगर स्टिल किसी को नहीं समझ आ रहा तो बता दो, मैं और धीरे पढ़ा दूंगी। मैम आपने कहा था रिलीजेस काइंड, हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि मैंने शायद पिछली बार, मैंने शिवानी वही बोला कि मैंने शायद पिछली बार गलत बोल दिया था। काइनेज इज यूज ऑफ एटीपी एंड यूज एंड अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट इस काइनेज की सबस्ट्रेट से फॉस्फेट में कन्वर्ट होने में जब अटैच होता है फॉस्फेट तो उसको हम काइनेज बोलते हैं, और अटैच करने के लिए वी वुड रिक्वायर सम एटीपी, क्योंकि एटीपी से ही तो हमें फॉस्फेट मिलेगा ना, सो दैट इज द काइनेज। ठीक है, अभी बताओ किसी को कुछ डाउट? अगर स्लो बोलोगे तो मैं स्लो चल लूंगी, बट एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही कि समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा। ओके देन मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ स्टेप, अब मैंने बना दिया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बाकी बच्चे हैं वो ऐसे ऑन करके चले गए हैं इधर उधर? रिप्लाई क्यों नहीं कर रही ये?
मैम इन रिलीज ऑफ फॉस्फेट, रिलीज ऑफ फॉस्फेट इज रिलीज ऑफ एटीपी, यस। रिलीज ऑफ फॉस्फेट मतलब रिलीज ऑफ एटीपी हो रहा है, और रिलीज ऑफ फॉस्फेट होता है फॉस्फेटेज में। ये कहाँ है बाकी बच्चे, क्या नाम है, ज्योति, मनीषा, ये विवेक कौन है, हु इज विवेक? सही में आप लोगों को पूछना तो पड़ेगा, ये वो तो हमें समझ नहीं आएगा ना कि आपको नहीं समझ आ रहा। चलो, नेक्स्ट इज फॉस्फोस 1,6 बिस फॉस्फेट से क्या होता है, अब देयर इज अ डाइवर्जन, दो चीजों में डिवाइड होता है। दो चीजों में डिवाइड होने का मतलब है दैट हम जब भी दो चीजों में ब्रेक डाउन करते हैं तो हम जो एंजाइम यूज करते हैं उसको हम नाम देते हैं एल्डोलेस। एल्डोलेस का मतलब होता है एक चीज से दो चीजों में ब्रेक डाउन होना, इज कॉल्ड एज एल्डोलेस। एल्डोलेस इसलिए बोला क्योंकि एक चीज से दो चीजें बन रही हैं। फ्रक्टोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब इससे दो 3 कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे, इससे दो 3 कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे। One is called as dihydroxyacetone phosphate. Dihydroxyacetone phosphate. Can you make the structure? Dihydroxyacetone phosphate. एसीटोन का मतलब पता है सबको, 3 कार्बन होता है, पता है सबको 3 कार्बन होता है एसीटोन का मतलब। एवरीवन नो एसीटोन का मीनिंग क्या होता है? एसीटोन इज 3 कार्बन। 3, अब एसीटोन है मतलब इट्स अ कीटोन। कीटोन में क्या कभी भी फर्स्ट या थर्ड कार्बन पे लगेगा ओ डबल बॉन्ड ओ? अगर फर्स्ट या थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लग गया तो क्या होगा, वो एल्डिहाइड बन जाएगा। बट उसने बोला एसीटोन, सो इट वुड बी अ कीटोन। सो फर्स्ट और इसको छोड़ के बचे हुए सेकेंड कार्बन पे लगा दिया, इट्स डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब डाईहाइड्रोक्सी है मतलब बाकी दो पे बचे हुए पे OH OH लगा दो, डाईहाइड्रोक्सी। अभी वैलेंसी पूरी करने के लिए HH लगा दो, ठीक है। दिस इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब एसीटोन फॉस्फेट है, फॉस्फेट मतलब सिर्फ एक फॉस्फेट है, बिस फॉस्फेट लिखते हैं मतलब दो फॉस्फेट है। तो ऐसे केस में H हट के फॉस्फेट लग जाएगा। इट कैन बी द फर्स्ट कार्बन, इट कैन बी द थर्ड, इट कैन बी द लास्ट कार्बन। और मोस्टली, बट मोस्टली क्या होता है, नॉर्मली हर रिएक्शन में पहले लास्ट वाले कार्बन पे फॉस्फेट लगता है और बाद में फर्स्ट वाले कार्बन पे फॉस्फेट लगता है। इसलिए कभी भी अगर आपको ना पता हो ना फॉस्फेट कहाँ लगाना है, तो ट्राई उसको लास्ट वाले कार्बन पे लगाओ और बाद में फर्स्ट वाले कार्बन पे। जैसे ऊपर हुआ, पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 बना, फिर फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बना, मतलब पहले 6 पे लगा और फिर 1,6 पे बना। तो ये हो गया 3 मेंबर का कंपाउंड। ये था 6 मेंबर का, ये बन गया 3 मेंबर, तो एक और 3 मेंबर बनना चाहिए। तो दिस इज सेकेंड इज माय ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरेल्डिहाइड इज द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब फर्स्ट कार्बन पे जुड़ेगा, एल्डिहाइड। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बचे हुए दोनों पे OH OH और 3 पे फॉस्फेट लगा दिया, H H H H. So this is the structure of glyceraldehyde 3 phosphate. glyceraldehyde मतलब 3 कार्बन है और एल्डिहाइड है मतलब फर्स्ट कार्बन पे जुड़ेगा, क्योंकि हमेशा जब भी जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो पहले कार्बन पे जुड़ता है, मतलब नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम देनी चाहिए। अगर थर्ड पे लगा देंगे तो इसको नंबरिंग हमें 3 देना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड फर्स्ट ग्रुप पे, 3 पे वो फॉस्फेट लगा रहे हैं, वैसे भी 3 पे फॉस्फेट लगा रहे हैं तो 3 पे OH होना चाहिए, H हट के it would be phosphate, and this is the structure of glyceraldehyde 3 phosphate. So these are 3 carbon compounds. समझ आ गया? लास्ट सी पर एक H नहीं होगा, नहीं दो होंगे ना, 4 वैलेंसीज, वी हैव टू कंप्लीट 4 वैलेंसीज। देखो ना, एक ऊपर से कनेक्ट है, एक OH OP से कनेक्ट है, 2 H होंगे ना शिवानी, क्योंकि वैलेंसीज तो हमें 4 पूरी करनी पड़ेंगी कार्बन की। 1 इज OP, यस, हाँ 1 इज OP, ठीक है। अभी एक चीज बताओ, अभी आप क्या कुछ देख पा रहे हो, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मतलब OP, और दूसरा क्या है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट OH OP। क्या ये आइसोमरेज है? क्या ये आइसोमर है एक दूसरे के? सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप नीचे चला गया और इसका OH ऊपर चला गया। आर दीज टू आइसोमर्स ऑफ ईच अदर और नॉट?
आर दीज टू आइसोमर्स ऑफ ईच अदर और नॉट, है या नहीं है बताओ। सिर्फ OH इसका नीचे गया, O ऊपर गया, तो O ऊपर गया, OH नीचे गया, OP सब सेम है। तो आर दीज टू आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, यस, सो दैट मीन्स ये एक कंपाउंड बना और ये कंपाउंड, दो बने, लेकिन जो ये कंपाउंड है ना दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। तो फाइनली दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा। पहले ये दो बनेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज, और 3 कार्बन यूनिट है, तो ट्राइओज, ट्राई मतलब 3, ट्राइओज, और इसके ऊपर एक फॉस्फेट जुड़ा है सबस्ट्रेट पे, तो ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज। तो जो सेकंड कंपाउंड, पहले दो, एक ये बना एक ये बना, फिर ये वाला ग्लिसरल्डिहाइड नीचे साइकिल में जाके पाइरुवेट बना देगा एक मॉलिक्यूल का, तो बचा हुआ ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फिर ये भी ग्लिसरल्डिहाइड बना के फिर ये पाइरुवेट बनेगा। ठीक है, समझ आ गया कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनता है। पहले एक ये बना और एक ये बना, लेकिन जब पहले एक ये बना तो इससे पाइरुवेट बन जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ कम हो जाएगी, सो इंटर कन्वर्टेबल वे से डाइहाइड्रोक्सी एक और मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड ने बनाएगा और वो भी नीचे पाइरुवेट में चला जाएगा। एंड यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। समझ आया या नहीं आया? Is this step clear to everyone? So we have covered 5 steps. हमने बोला था 10 step reactions है, we have covered 5. पहले 3 पढ़े थे, 4th is aldolase and 5th is triose phosphate isomerase. Aldolase और triose phosphate isomerase में से please repeat last step. Okay, I will repeat the last step. इन दोनों में से aldolase और triose phosphate isomerase में से क्या कोई step irreversible है? क्या इन दोनों में से कोई स्टेप इरिवर्सिबल है या नहीं है? aldolase और triose phosphate isomerase, are they irreversible or reversible? ये क्या है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल? टाइम तो लग रहा है आंसर आने में, 3 ही है सिर्फ, तीनों में तीनों के नाम देखो तो नहीं होंगे, अगर तीनों के नाम देखो, जो जो उन तीनों के नाम है वो इरिवर्सिबल, बाकी सारे रिवर्सिबल है, तो बोथ आर रिवर्सिबल। अभी ज्योति, यू वांट मी टू रिपीट लास्ट स्टेप? रिवर्सिबल है क्योंकि काइनेज नहीं है। हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ ज्योति, आपको ये समझ आया कि ये आइसोमर है या नहीं है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड आइसोमर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसका एंजाइम का नाम ट्रायोस, ट्रायोस क्यों है? क्योंकि जो ये एसीटोन है 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ट्रायोस, और इसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ा है तो फॉस्फेट, और आइसोमरेज बिकॉज इसके अंदर ये आइसोमर हो रहे हैं। ये एंजाइम का नाम समझ आया ज्योति आपको, व्हाइट ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज और नॉट? ये समझ आया नहीं समझ आया? आया, ठीक है। अब मैंने बोला था एक फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट से एक बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे स्टेप्स में जाके इट विल मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट, ठीक है। अब क्या होगा, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बन जाएगा तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन खत्म हो गई, तो बिकॉज ये रिवर्सिबल स्टेप है तो क्या होगा, डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी आइसोमरेज की हेल्प से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उससे भी एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट मिल जाएगा। इसीलिए मैंने बोले एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट है। कैसे है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनाएगा और जब वो खत्म हो जाएगा तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये इसमें कन्वर्ट होगा और फिर ये एक मॉलिक्यूल पाइरुवेट आएगा। ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप इज माय ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में अब क्या होगा, 1,4,1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या मेरा जो सी डबल बॉन्ड जो मेरा ग्लिसरल्डिहाइड है उसके पहले कार्बन पे कार्बोनिल है या फिर पहले कार्बन पे OH है? क्या है, कार्बोनिल है OH है? कार्बोनिल है OH है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पहले कार्बन पे क्या है, कार्बोनिल की OH?
कार्बोनिल, कार्बोनिल है। अब क्या कार्बोनिल डायरेक्ट, अब मैंने बोला 1,3 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, तब 1 पे भी फॉस्फेट, 3 पे भी फॉस्फेट। 3 पे तो लगा हुआ है क्योंकि OH था, क्या 1 के ऊपर लग सकता है OH? क्या 1 के ऊपर फॉस्फेट लग सकता है? नहीं लग सकता क्योंकि वहां कार्बोनिल है। तो अब क्या होगा, ये जो कार्बोनिल है ना C डबल बॉन्ड O, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहले हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीडेशन कराऊंगी मैं तो वो कार्बोनिल बनेगा, और कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन में कराऊंगी तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाँ या नहीं? अगर मैं OH का ऑक्सीडेशन कराऊंगी तो O बनेगा, कार्बोनिल बनेगा, कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन कराऊंगी तो मेरा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ आया ये चीज? ये चीज समझ आई कि कार्बोनिल, अब कार्बोनिल में OH जो है इसके ऊपर OP लग सकता है। अब क्या इस OH पे, इस पे एक तो कार्बोनिल है बट एक OH भी है, तो क्या इस OH को मैं OP में कन्वर्ट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ ना, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। दिस ग्लिसरेट का मीनिंग है इट इज ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फॉस्फेट देना पड़ेगा पहली चीज। ठीक है, एक मैं दूंगी फॉस्फेट, और दूसरा मुझे इसको ऑक्सीडेशन कॉज कराना है। ऑक्सीडेशन कॉज कराएंगे तभी ये बनेगा ना, मतलब मुझे एक फॉस्फेट देना है और एक ऑक्सीडेशन कॉज कराना है। अब आप बताओ कि फॉस्फेट इस वाले स्टेप में ना, फॉस्फेट हम कभी भी उससे नहीं देते। इस वाले स्टेप में फॉस्फेट हम ATP से नहीं देते। इस वाले स्टेप में हम फॉस्फेट देते हैं फॉस्फोरिक एसिड से, H3PO4। दिस इज द ओनली स्टेप इन होल ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल जिसमें फॉस्फेट अटैच करने के लिए मैं फॉस्फोरिक एसिड यूज करती हूँ, ना कि ATP। ATP से मैं फॉस्फेट नहीं देती, मैं फॉस्फोरिक एसिड से वो फॉस्फेट देती हूँ, ये याद रखना। सो क्या मैं इसको फॉस्फेट, क्या मैं इसको वो बोलूंगी, काइनेस बोलूंगी? काइनेस का मीनिंग होता है ATP को यूज करके फॉस्फेट लगाना, तो क्या मैं इसको काइनेस बोलूंगी इस एंजाइम को? नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि काइनेस का मतलब होता है फॉस्फेट लगाओ, और वो फॉस्फेट कहाँ से आना चाहिए? वो फॉस्फेट आना चाहिए मेरा ATP से, बट दिस फॉस्फेट इज कमिंग फ्रॉम माय फॉस्फोरिक एसिड। ज्योति समझ आया? आपने यस बोला, काइनेस में तब बोलूंगी, और इसलिए ATP रिलीज हो, नहीं नहीं ATP रिलीज नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई ATP रिलीज नहीं हुआ, यहाँ पे कोई ATP रिलीज नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने फॉस्फोरिक एसिड डाला, उससे मेरा फॉस्फेट जुड़ जाएगा, बट उससे पहले मेरे को कराना है इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है या तो ऑक्सीजन को दे दो या फिर हाइड्रोजन को निकाल दो, है ना? ऐसा कर सकते हो ना? ऑक्सीडेशन कराने के लिए या तो ऑक्सीजन को दे दो या हाइड्रोजन को निकाल दो। तो मैं क्या करूंगी, NAD दूंगी यहाँ पे। NAD से बन जाएगा NADH प्लस H प्लस, मतलब H प्लस निकल गया। कहाँ से निकला? इसमें से निकला, इसमें से निकल के ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो या तो ऑक्सीजन को जोड़ दो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। तो मैंने NAD दिया, और NAD से क्या बन गया? NADH प्लस H प्लस, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन रिमूव होके मतलब इट हैज कन्वर्ट, ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस स्टेप में एक फॉस्फोरिक एसिड गया और रिलीज क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H प्लस। ये समझ आ गया सबको? ये स्टेप सबको समझ आया नहीं आया? अब इसका एंजाइम का नाम क्या होगा? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन को डी मतलब निकाल दो, ठीक है? डीहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन को निकाल दो। यही किया ना मैंने, हाइड्रोजन को निकाल दिया। सो आई हैव फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H प्लस। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है, so with this we will just end up our class, and next class would be of Gaurav sir की class होगी। So he will again going to start with the new ID. So with this we will end up our class. Thank you so much. Is it clear to everyone? इस chapter clear हो गया?